हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो सोल्व करने जा रहे हैं वो बीएससी एग्री 6 ईयर का, जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है 6 ईयर का, मतलब 10th क्लास के बेस पर जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, जो अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में, हम उसकी जो है ना बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। और उसके ये जो आपके सामने एग्जाम आपको नजर आ रहा है, ये आपका जो एग्जाम है ये है 2020 का, मतलब 2020 का ये पेपर है। देखिएगा, ऐसा कुछ ये बुकलेट आया था, 2020 की बात कर रही हूं मैं, ये 2020 में ऐसा कुछ बुकलेट आया था। आपके पास जो टाइम अलाउड था वो था आपके पास 2 घंटे, मतलब अगर हम समझे तो 120 मिनट। ठीक है, आपको टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर गिवन मिलेगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिगर्स में, फिर वर्ड्स में, मतलब अगर हिंदी वाले बच्चे गए तो अंकों में और शब्दों में। फिर यहाँ पे आपके जो भी टीचर होंगे, रिस्पेक्टिव टीचर, वो साइन करेंगे। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ जो है ना वो नोटिफिकेशन, कुछ जो चीजें हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो गिवन होंगी। ये इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। कह रहे हैं आपको OMR सीट दी जाएगी और वो OMR सीट आपको फिल करनी है। अब इस OMR सीट के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। पेपर जो आपके पास वो 100 क्वेश्चन का होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगा। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी है, मतलब सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो आज की क्लास में सोल्व करेंगे वो करेंगे साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये 2020 का है। मैं सारे आपको एग्जाम सोल्व करवा दूंगी क्योंकि आपका जो एग्जाम है अभी वो आपका 9 जुलाई को होने वाला है, इसलिए मैं अभी आपको ये सोल्व करवा देती हूँ। आई होप आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कोड है ना, ये ए कोड है और ए कोड का जो आपके पास 2020 का ये एग्जाम है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा आपके पास क्या है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दीज आर? रेस्पिरेशन, वेजिटेबल डिकम्पोजिशन एंड टर्निंग इनटू कंपोस्ट। ये किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। आप देखते हो कि हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, खाने का तोड़ना, भोजन का टूटना। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड जो होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। और अगर मैं बात करूं वेजिटेबल डिकम्पोजिशन एंड टर्निंग इनटू द कंपोस्ट, और आपने देखा होगा, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो साग सब्जियों के पत्ते होते हैं वो किस में चले जाते हैं, वो कंपोस्ट बनाने लग जाते हैं। तो वो कौन सी एग्जांपल? देखो, इनसे हमें क्या मिलता है? खाना हम खाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, फूड जब ब्रेक होता है तो हमें मिलती है एनर्जी। तो इससे क्या रिलीज होती है? आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए। और जो वेजिटेबल डिकम्पोजिशन होता है उससे भी हीट निकलती है। तो जिससे हीट निकले, जिससे एनर्जी निकले, दीज केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। तो देखिएगा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूं, थोड़ा सा अच्छे से पेपर को समझते चलेंगे। अगर मैं आपके पास कहूं, हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आपके पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप ना इन वर्ड के मीनिंग पर जाइएगा, ठीक है। देखिएगा, जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट आउट हो। द केमिकल रिएक्शन थ्रू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और एंडो वर्ड का मीनिंग होता है इन और थर्मिक वर्ड का मीनिंग होता है हीट। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको हीट सप्लाई की जाती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिएगा, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखूं तो रिएक्टेंट से हमारे पास बना प्रोडक्ट, और मैंने कहा जिसमें हीट रिलीज हो, मतलब प्लस में क्या आएगा आपके पास? हीट। और अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो मैंने लिखा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को मैंने हीट सप्लाई किया है, तब मेरे पास क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। ये इसका सिंबल हो सकता है आपके पास। और सिंबल इसका कैसा हो सकता है? देखिएगा, रिएक्टेंट, ये इधर प्लस में हीट है, इधर लाएंगे तो माइनस में हीट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या होगा? रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्लस का हीट था, इधर जाएगा तो ये माइनस का हीट हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करूं तो ये आपके पास सिंबल रहते हैं किसको? एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को नोट करने के लिए। तो ये जो आपके पास रेस्पिरेशन प्रोसेस थी, और अगर मैं आपके पास बात करूं जो हमारे पास क्या थी, रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ साथ वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट? देखो क्या पूछा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। आप सभी जानते हैं, आप क्लास 10th में आपके एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ये दोनों क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक भी और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी।
देखिएगा जो लेड नाइट्रेट है, लेड जो होता है उसका सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट होता है NO3। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना PbNO3 की ट्वाइस। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, PbNO3 की ट्वाइस। अब देखिएगा आपके पास ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेकंड का, लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिटमस एंड टर्मेरिक आर द टाइप ऑफ इंडिकेटर। लिटमस व हल्दी किस प्रकार के सूचक है। तो देखिएगा लिटमस हमें लाइकेन के पौधे से मिलता है और टर्मेरिक भी हमें प्लांट से मिलती है, हल्दी भी हमें पौधे से मिलती है। और कोई भी ऐसे इंडिकेटर जो आपको नेचर से प्रोड्यूस हो, जो आपको प्लांट से और एनिमल से मिले, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो यहां हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिटमस एंड टर्मेरिक आर द नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज। और आपके पास क्या है, फिनोफ्थलीन। क्या है आपके पास, फिनोफ्थलीन। ये आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं दो, जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आई होप आपने 3 क्वेश्चन किए होंगे, इनको अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। चलो देखिएगा ध्यान से, पहला ऑप्शन कह रहा है NaCl, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे हम, सोडियम क्लोराइड। और आप कहेंगे कॉमन सोल्ट, साधारण नमक, टेबल सोल्ट, ये कहा जाता है इसे। Na2CO3, ठीक है। NH3 आपके पास होता है अमोनिया। क्या होता है आपके पास, अमोनिया। Na2CO3 को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये कहलाता है सोडा ऐश। अगर आपसे पूछ ले सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है। और ये जो CaOH की ट्वाइस, का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिएगा मैं इसको समझा देती हूं कैसे ये आंसर होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम यहां पर बात करें तो ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर। इधर देखिएगा व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आपके पास जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaOCl2 और हम इसको नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम देते हैं हम इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गया आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ये पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं। तो देखिएगा जो स्लैग्ड लाइम होता है CaOH की ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर, और हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इसमें से जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस में क्या रिमूव हो जाता है आपके पास, वाटर। तो हमारे पास इस ऑप्शन में क्या आना था करेक्ट, किससे बनेगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिएगा मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर वो किससे बनने वाला है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास बनने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे कहा जाता है लाइम वाटर स्लैग्ड लाइम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज, सोडियम ये रहा, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा HCO3 इज नोन एज बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सोल्ट, उसके अंदर ये जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं, केमिकल नेम है आपके पास, और ये जो चीजें दे रखी है आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये सारे मैंने एक वीडियो में भी करवा रखे हैं। आप जब लर्न विद सरीना यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो उसमें BSc एग्री एंड VLD के साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, क्या था, CaOCl2, और क्या नाम था इसका, इधर देखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास होता है CaSO4.H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हो गया आपके पास। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे हैं सारे ऑप्शंस को आपको देखना है, क्योंकि अब की बार इसने ये पूछा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, अगली बार वो ये पूछ सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीलियम नियोन एंड आर्गन आर द एग्जांपल ऑफ। हीलियम नियोन तथा आर्गन किसके उदाहरण हैं, तो हीलियम नियोन और आर्गन जो हमारे पास होते हैं दे आर नोबल गैसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में बिलोंग रखती है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करती है। ये क्या क्या कहा मैंने, हीलियम हो गया आपके पास, नियोन हो गया आपके पास, आर्गन हो गया। दीज ऑल आर नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें हैं ये। इनका ऑक्टेट फुली फिल्ड होता है, ये इनर्ट गैस कहलाती है, रेयर गैस कहलाती है।
ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। कह रहा है हमारे रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है। तो देखिएगा जो प्लेटलेट होती है इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इसका काम क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड व्हेन इन हार्ट कंडीशन, जब घायल स्थिति में रक्त का जमना, यह ब्लड को क्लोट करवाती है। करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन कौन करवाती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और बॉडी डिफेंस, हमारी बॉडी जो है उसको जो डिफेंस करवाती है, ठीक है, वो बॉडी को जो शरीर की जो रक्षा करती है वो करती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका आंसर जो कलेक्ट होने वाला था कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, वो आपके पास हो गया क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे वो ये पूछ ले कि आरबीसी का क्या फंक्शन है, बॉडी डिफेंस के लिए कौन सी सेल वर्क करती है। अब देखिएगा एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूं। यहां पर आइएगा और देखिएगा आपके पास बात करते हैं। हमने देखा हमारे पास जो क्या क्या है, आपके पास होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट। ध्यान रखना, इरेथ्रो वर्ड का मतलब होता है रेड और साइट वर्ड का मतलब होता है सेल। तो रेड ब्लड सेल्स, रेड कॉर्पुसेल्स इज नोन एज आरबीसी। उसके बाद देखिएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। और देखिएगा इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है इनको, ल्यूकोसाइट। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है व्हाइट और साइट का मतलब होता है सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो प्लेटलेट्स होती है ना हमारे पास, इन्हें कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग, क्लोट करना, और साइट का मतलब क्या, सेल। तो द क्लोटिंग सेल इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट। अब की बार आपसे पेपर में उसने ये पूछ लिया कि प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, या इसका फंक्शन क्या होता है। तो बॉडी डिफेंस में काम करती है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। और आरबीसी जो है इसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर का जो पंपिंग अंग है वो क्या है, तो वो आपको पता है पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट। कौन काम करता है, हमारा हार्ट। ये पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का क्या काम है, पंपिंग ऑर्गन है ये आपके पास। हार्ट सिर्फ पंप करता है, हार्ट कभी टूटता और बनता नहीं है। अगर हार्ट ब्रेक हो गया तो हमारे बॉडी में जो है ना पंप ही नहीं होगा ब्लड। समझ में आ रही है बात। तो पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हार्ट को और क्या क्या कहा जाता है, हार्ट को कहा जाता है सर्कुलेटरी ऑर्गन। क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसे कहा जाता है सेंसिटिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है, सेंसिटिव ऑर्गन। और ये होता है मस्कुलर ऑर्गन, इसमें हड्डियां नहीं होती, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है आपके पास, मस्कुलर ऑर्गन। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो वो क्या था, हार्ट था। हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। हार्ट जो है उसे सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, सेंसिटिव ऑर्गन भी बोलते हैं, और मस्कुलर ऑर्गन। हमारी पूरी बॉडी में दो ही ऑर्गन ऐसे जो मस्कुलर हैं, जिनमें सिर्फ मसल्स हैं, हड्डियां नहीं होती। एक तो जबान, जीभ हमारी, टंग, और एक आपके पास हार्ट। और टंग के बारे में तो आप सबने डायलॉग सुन ही रखा होगा कि बिना हड्डी की जुबान थी निकल गया होगा, क्या होगा, बोल दिया होगा कुछ, ठीक है। तो दिल जो होता है इसमें भी हड्डियां नहीं होती। उसके बाद क्या, किडनी। किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो वर्ड का मतलब होता है नेफ्रॉन, किडनी की बेसिक यूनिट होती है। तो ये हो गया आपके पास नेफ्रोलॉजी। और लंग्स, इसकी स्टडी को कहा जाता है पल्मनोलॉजी। क्या कहा जाता है, पल्मनोलॉजी। साइंस में आपको कहीं भी पल्मनो नजर आ जाए उसका मतलब होता है लंग्स और फेफड़े। और अगर नेफ्रो शब्द आ जाए तो नेफ्रो जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन, तो इसका मतलब होगा किडनी। और किडनी क्या है, प्यूरिफायर ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का क्या है, प्यूरिफायर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या कह रहा है आपके सामने, विच वन इज प्लांट हार्मोन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑक्सीन, बी कह रहा है जिब्रेलिन, सी कह रहा है साइटोकाइनिन, और डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी प्लांट हार्मोन है आपके पास, ऑक्सीन भी, जिब्रेलिन भी, साइटोकाइनिन भी। ए भी होता है एब्सिसिक एसिड, और आपके पास क्या होता है, आपके पास इथाइलिन भी होता है। हमारे पास टोटल 5 प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने प्लांट हार्मोन होते हैं, 5। टोटल 5 प्लांट हार्मोन होते हैं, जिसमें से हमारे पास है ऑक्सीन, फिर है जिब्रेलिन, फिर है साइटोकाइनिन, और फिर आपके पास होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। और अगर मैं उसके बाद आपके पास बात करूं तो आपके पास होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम अकर्स इन, कायिक प्रवर्धन पत्थर चट्टे में होता है। पत्थर चट्टे,
ब्रायोफाइलम प्लांट आपने देखे होंगे, इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं। इसमें कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होता है, तो ये होता है पत्तों में, लीफ में होता है। इसके जो लीफ होते हैं ना वो चौड़े होते हैं, वहां पर बर्ड्स निकलते हैं और वहां से ये नया प्लांट ग्रो करता है। तो आपको ध्यान रखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ब्रायोफाइलम में लीफ से होता है, पत्तों से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 आर्म ऑफ द मैन एंड फ्रंट फीट लिजर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ, मनुष्य के बाजू तथा छिपकली के अग्रपाद हैं। तो ये भाई होमोलोगियस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगियस, होमो मतलब सेम, समजात अंग। होमोलोगियस ऑर्गन की अगर मैं आपके पास बात करूं ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैव सेम फंक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीव पाए जाएंगे पर इनका जो फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। इनका जो ओरिजिन होता है ना वो भी सेम होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, विच हैव ए कॉमन ओरिजिन एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास होमोलोगियस ऑर्गन होते हैं इनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। दे हैव डिफरेंट फंक्शन एंड फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन में मिलेंगे, अलग अलग इनका कार्य होगा, लेकिन इनका ओरिजिन है वो सेम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाज एब्सेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ इन आवर एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वायुमंडल में था ही नहीं, एटमॉस्फेयर में था ही नहीं, तो दैट इज ऑक्सीजन। क्या आएगा आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था एटमॉस्फेयर के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कनकेव मिरर इज यूज्ड इन, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, ऐसा मिरर जो सभी लाइट को इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पर ले आए। तो टॉर्च भी ऐसा ही करती है कि सारी इसकी लाइट है वो एक पॉइंट पे जाती है। सर्चिंग लाइट जैसे आप सर्च करते हैं वो भी ऐसी होती है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स की भी सारी हेडलाइट जाकर के एकदम सामने डलती है ताकि हमें चीजें क्लियर दिखाई दे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ये कॉनकेव मिरर के यूज हैं। देखिएगा कॉनकेव मिरर का यूज कभी रटना नहीं होता। कॉनकेव मिरर को आपको ध्यान रखना है कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर बोले तो मतलब क्या कि सभी की सभी लाइट आकर के एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, इसलिए ये सारे इसके यूज हैं। व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 2 मीटर। याद रखना जो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, इसके कह रहा है क्या, हैविंग फोकल लेंथ 2 मीटर। इसकी फोकल लेंथ 2 मीटर, पावर पूछ रहा है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन में 2। और जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो 1 अपॉन में -2 मीटर, तो ये आ गया माइनस का 0.5। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, तो हमने लिख दिया डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 0.5 डायोप्टर। ये हो गया आपके पास पावर ऑफ कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इनवर्स कर दो, किसी लेंस की पावर आ जाती है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अब देखिएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप सब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये था आपके पास। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ आई फ्रॉम विच एंटर्स लाइट एंटर्स इनटू द आई। कह रहा है क्या आंख की उस झिल्ली का नाम बताए जिसमें से आंख के अंदर लाइट प्रवेश करती है, प्रकाश प्रवेश करता है। तो उसका आंसर क्या आएगा, कॉर्निया। कॉर्निया से जो आपके पास है ना वो क्या करती है, लाइट हमारे क्या है आंख के अंदर एंटर करती है। जब भी आप किसी चीज को देख पाते हो, लाइट हमारे आई में जो एंटर करती है वो किससे करती है, कॉर्निया से करती है। और अगर मैं बात करूं रेटिना, रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हमारी आई की जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन किसको कहेंगे, हम रेटिना को कहेंगे। रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, कैटरेक्ट इज द डिसऑर्डर ऑफ द आई। अब देखो आई से भी 2 क्वेश्चन आगे, आपने चैप्टर देखा होगा क्लास 10th की साइंस में है, द कलरफुल वर्ल्ड, द ह्यूमन आई। ठीक है, इन आंखों की वजह से हम ये जो इतना सुंदर संसार है हम इसे देख पाते हैं। ठीक है, और इसके हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं। तो देखिएगा कैटरेक्ट क्या है, मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद हम उस रोग को बोलते हैं जिसमें हमारी जो आंख होती है उसका लेंस धुंधला हो जाता है। क्लाउडिंग ऑफ द क्लियर लेंस ऑफ द आई अकर्स। जो हमारा आंखों का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। फिर क्या पूछा, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर। सुनिएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। अब ये कह रहा है 1 माइक्रोन एम्पियर, तो ये हो गया 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये हो गया। अब ध्यान से सुन लो भाई, इसको मैं थोड़ा यहां लिखवा देती हूं, एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्या क्या है आपके पास यहां पर बात कर लेते हैं। तो 1 माइक्रोन,
अगर 1 माइक्रोन की बात करें, ठीक है, मीटर में बात करें तो मीटर समझ लेना, एम्पियर बात करें तो एम्पियर समझ लेना, 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर में बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम में बात करें तो 10 की पावर -10 मीटर। और अगर मैं बात करूं 1 पिकोमीटर में आपसे बात करें तो 10 की पावर -12 मीटर। और अगर आपसे 1 फर्मी पूछ ले या 1 फेम्टोमीटर पूछ ले तो 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये आप ध्यान रखना सभी बातें। ये था आपके पास। चलो फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्योंकि 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 19, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहले तो सुनिएगा ये एसिटिक एसिड होता क्या है। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे कहा जाता है इथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? इथेनोइक एसिड कहा जाता है, इथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ये सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाए जाने वाला एसिड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि कौन सी बात जो है ना वो सही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। करेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 3 to 4% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। कह रहा है एसिटिक एसिड का जो 3 से 4% सोल्यूशन है ना उसे विनेगर कहा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, एसिटिक एसिड इज नॉट नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। भाई ये बात गलत है। ये बात सही कब होती है? जब नोट हट जाता। एसिटिक एसिड जो प्योर एसिटिक एसिड होता है ना बच्चों, इसे कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसने कहा नोट, तो ये बात गलत हो गई। प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज नॉट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। यह खाद्य संरक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सिरका डाला इसीलिए जाता है अचार में, चाउमीन में, ठीक है, ताकि ये फूड को खराब होने से बचाए कुछ समय के लिए। तो ये आपके पास क्या है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। इसने बोला नोट, अगर ये नोट ना होता इन दोनों स्टेटमेंट में तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। तो जो 19th है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस इज द बेस्ट फ्यूल बिकॉज। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। बायोगैस क्या होता है? मीथेन होता है जी, मीथेन CH4। इसे बोलते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसे ही बोलते हैं बायोगैस। इसे मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। ध्यान रखना क्या कहा जाता है इसे, मार्स गैस। इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, GHG। इतने सारे नाम है इसके। इट हैज 75% मीथेन। बिल्कुल सही बात है। जैव गैस के अंदर 75% मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। नो रेजिड्यू रिमेन आफ्टर बर्निंग। जब ये इसको जलाते हैं तो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता। ये बात भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द UNEP, पहले तो इस UNEP की फुल फॉर्म आप दिमाग में रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNP मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग लेवल ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये ईयर में 1986 में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिट लगाने के लिए कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार CFC के उत्पादन के स्तर को किस वर्ष के उत्पादन स्तर तक सीमित किया गया? तो 1986। CFC की फुल फॉर्म याद रखोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत का डिस्ट्रॉय होने का मुख्य कारण है। ठीक है, और जो ये UNEP के इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विच सब्सटेंस आर नोन एज इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे। हिंदी में भी दे रखा है अक्रिया, मतलब जो किसी से भी क्रिया ना करे। एंड दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कह रहा है वो वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जल्दी से जो है ना खत्म नहीं होते हैं और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिग्रेड हो जाए, जो बैक्टीरिया वगैरह से ब्रेक हो जाए और जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH6H6। क्या आप तो आपकी बार आपसे पेपर में ऐसे ही पूछ ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? C6H6 होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हेक्स का मतलब क्या होता है? इधर देखिएगा 6 कार्बन, तो 6 वाले तो सारे ही ऑप्शन है। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है बच्चों की साइकिल बना हुआ है, तो 6 कार्बन लगा लो और आप साइकिल बना लो, 4, 5 और 6, ये लो साइक्लो हो गया। अब एक कार्बन मैंने आपको बताया कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिएगा ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बना रखे हैं, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। तो हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन आएंगे। तो देखो जी क्या फॉर्मूला बन गया। देखो साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला बन गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो C6H12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12। और यही फॉर्मूला आपके पास हेक्सीन का भी होता है। किसका होता है? हेक्सीन का भी होता है।
ये हो गया आपके पास। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड फॉर, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो CFC होती है इसकी फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो अब गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर चल रही है, गर्मी में जो AC यूज करते हैं उससे जो निकलती है वो क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, जो ओजोन की परत को नष्ट करती जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एयर कंडीशनर। क्या आएगा, एयर कंडीशनर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, विच एलिमेंट सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन बनाने के लिए किस तत्व, कौन सा तत्व जिम्मेवार है? तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बनता है ओजोन। मैं बता देती हूं, हाइड्रोजन होता है आपके पास H2, वाटर होता है आपके पास H2O और मीथेन होती है आपके पास CH4। नेम द मेटल हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम है? देखो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और हम पढ़ते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन होती है? सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कह रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, हीटिंग इफेक्ट करंट का किसमें यूज होता है? तो हमारे पास आंसर आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट आपके पास होती है I²RT। ठीक है, I आपके पास क्या है? करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। वोल्टमीटर किस काम आता है? वोल्टेज को मापने के काम आता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके पास कौन सी गैस भरी हुई होती है? आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है आपके पास? W। क्या होता है आपके पास? W। अब देखिएगा, हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर AC एंड गीजर, AC और गीजर के लिए कितना एम्पियर करंट हमें चाहिएगा, ये पूछ रहा है आपके पास। तो AC और गीजर के लिए जो करंट चाहिए होता है वो होता है 15 एम्पियर। करंट को मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। 15 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नाइक्रोम इज मेड अप ऑफ, नाइक्रोम किसका बना होता है? निकिल, मैग्नीज, आयरन तथा क्रोमियम, ऑल ऑफ दीज। ये नाइक्रोम सभी का बना होता है। नाइक्रोम जो हमारा हीटर होता है ना, उसकी जो तार होती है ना, हीटर वायर, वो नाइक्रोम की बनी होती है। हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। इसका गलनांक बिंदु तथा प्रतिरोध उच्च होता है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किलोवाट आवर तो ये होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। देखिएगा एनर्जी क्या होता है आपके पास? पावर इनटू में टाइम होता है। तो पावर की यूनिट होती है किलोवाट, टाइम की यूनिट होती है आवर। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की इकाई है। पावर जो होता है हमारे पास वो VI भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? VIT भी बन जाएगा। और हम सब जानते हैं V जो होता है वो क्या होता है? IR होता है। तो इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है V² बाय में RT, और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I²RT। इतने आपके पास फॉर्मूले हैं किसके? एनर्जी के। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो D, ऑल ऑफ दीज। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कैसा मिरर होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इमेज से, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या है? वर्चुअल होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड है वुमेन बॉडी की? लीवर। वुमेन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ वुमेन बॉडी इज लीवर। एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्या बोला जाता है इसे? इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 क्या कह रहा है? विच अमंग ऑल इज द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटलॉइड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु है? तो इसका आंसर आएगा सिलिकॉन। बाकी ये सभी मेटल्स हैं। सिलिकॉन जो है ये आपके पास एक मेटलॉइड है, और ये सोलर पैनल्स के अंदर यूज होती है। सोलर सेल बनाने में, सोलर पैनल बनाने के अंदर सिलिकॉन जो है इसका यूज होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा, अभी पीछे की जो क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो हमने कहा बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा का नेचर, ये मेटल का कार्बोनेट है। मेटल के कार्बोनेट कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। तो ये बेसिक होगा। इसीलिए जो बेकिंग सोडा है ये एंटा एसिड का भी वर्क करता है। किसका काम करता है? ये एंटा एसिड का भी काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्टैचू, बुत बनाने के लिए, स्टैचू, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो देखियो POP का यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, CaSO4 प्रीवियस क्वेश्चन में, सॉरी, हाफ H2O। इन सब के फॉर्मूले मैंने एक वीडियो बना रखी है बीएससी एग्री एंड वीएलडी की साइंस सीरीज के नाम से, उसके अंदर आपको ये सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैच्यू बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सोडियम क्लोराइड आपके पास होता है साधारण नमक NaCl, रॉक सोल्ट भी कहा जाता है इसे। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था? बेकिंग सोडा था। तो देखिएगा, आप देख रहे हो फॉर्मूले से 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? रिवर इरिगेशन नोन एज द कुल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कुल द्वारा सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो हिमाचल प्रदेश में होती है कुल द्वारा सिंचाई, ये ध्यान रखना। कहां होती है भाई? हिमाचल प्रदेश में। वट आर नोन एज प्रोड्यूसर इन ए फूड चेन? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकें, और अपना खाना खुद वो ही बना सकते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसका आंसर आएगा C, बोथ A and B आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। विच इज नॉट बेस्ड ऑन बायोमास एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर D, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, वो जैव मात्रा ऊर्जा पर आधारित नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, बस ये 40 क्वेश्चन आपके सामने, तो 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से देखेंगे इन्हें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? विच मैग्नेट इज टेम्परेरी इन नेचर? कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन नंबर B, अस्थायी होता है। What are the component of German silver? देखो अलॉय से क्वेश्चन आ गया बच्चों, मिश्र धातु से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 3 में। ये भी मैं जो साइंस और बीएससी एग्री की साइंस की और वीएलडी की सीरीज चलो, उसके अंदर ये लेक्चर मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है इसके अंदर? कह रहा है क्या? कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में होता है जिंक, निकल तथा कॉपर। तो 40 का आंसर था ऑप्शन नंबर A। तो ये आपके पास 40 क्वेश्चन आए थे 2020 के एग्जाम में साइंस के, और ये चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैंने तीनों के आपको सोल्व करवा दिए हैं, और साथ साथ में मैंने आपको बता भी दिया इनको पढ़ना कैसी है। जो बच्चा एग्रीकल्चर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, 10th क्लास की साइंस के लिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लेना है, एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।